Today we will start a new chapter, that is atoms and molecules. And without a doubt, for class 9 CBSE, this is the most important chapter. The reason behind that is this is the chapter which gave us the fundamental knowledge about atoms and molecules, the matter, and that will be used in class 10th, where we will have to write equations. In this chapter, we will learn to write molecular formulae which are going to be used in formation of chemical equations. So this is going to be very important. बहुत बेसिक बातें हम करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में. हम समझने की कोशिश करेंगे एक्चुअली कि हिस्ट्री क्या है, कब कब क्या क्या बातें हुई. वी विल स्टार्ट एक्चुअली फ्रॉम द हिस्ट्री कि साइंटिस्ट किस तरह की बातें किया करते थे, क्या हमें सिखाया करते थे. दो तरह के लोग होते हैं एक्चुअली जब केमिस्ट्री की स्टडी की बात होती है. तो एक तो होते हैं फिलासफर्स, जिन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया हुआ होता, लेकिन वो मानते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज़ किस तरह से उनके सराउंडिंग्स में होती है, और वो अपना फ़िलासफ़ी उसके बारे में अपना वो जो मतलब मानते हैं वो बता देते हैं. तो पुराने टाइम में कई फ़िलासफ़र्स हुए हैं. इंडियन और ग्रीक फ़िलासफ़र्स ने हमें काफ़ी बातें बताई हमारे इसके बारे में, हमारे मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में. हम अगर देखें थोड़ा इनको, हमारी अगर बुक में देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जो लिखा हुआ है ये हमको ज़रूर पढ़ना चाहिए. जो एंशियंट इंडियन एंड ग्रीक साइंटिस्ट के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं. पुराने टाइम में जो इंडियन एंड ग्रीक फ़िलासफ़र्स थे, बेसिकली फ़िलासफ़र्स थे. साइंटिस्ट हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि दे वर नॉट डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट्स. साइंटिस्ट वो होता है जो एक्सपेरिमेंट करे, जो एक्सपेरिमेंट करके बता दे कि ये प्रूव कर दे कि ये ऐसा होता है. तो लेटर ऑन साइंटिस्ट की बात करेंगे. शुरू में फ़िलासफ़र्स थे जिन्होंने अलग अलग बातें कही, है ना. जैसे कि हम कहते हैं कि द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर, है ना. ये इंडिया में 500 बिफोर क्राइस्ट ये आइडिया आया कि डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर मतलब मैटर कैन बी डिवाइडेड. हमारे चारों तरफ सब कुछ मैटर है. मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में हमने सीखा कि एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर, यानी इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड मस्ट बी हैविंग सम मास. तो ये जो डिविजिबिलिटी का आइडिया है ये आया इंडिया में, और एक इंडियन फिलासफर थे जिनका नाम था महर्षि कणद. हाँ, इन्होंने क्या कहा कि व्हेन वी कीप ऑन डिवाइडिंग मैटर, इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, मैटर को वो पदार्थ कहते थे, वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स. अल्टीमेटली अ स्टेज विल कम व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स बियॉन्ड विच फर्दर डिविजन विल नॉट बी पॉसिबल. 500 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट उन्होंने ये आइडिया दिया कि अगर किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी मैटर को आप अगर डिवाइड करना शुरू कर दो तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब उससे छोटा आप और ज़्यादा फर्दर आपका जो डिविजिबिलिटी है वो पॉसिबल नहीं होगी. तो जो सबसे छोटी चीज़ है उसको उन्होंने कहा परमाणु. आज हम जिसे एटम कहते हैं वो हिंदी में उसका सिनोनिम परमाणु है. ये बात बहुत पहले इंडियन फिलासफर्स ने बताई. अनदर इंडियन फिलासफर पखुडा कात्यायमा elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form. Very importantly, ये combined form of particles जो है इसी को हम आज मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, विच गिव अस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर. मतलब मैटर तो हमारे सराउंडिंग्स में बहुत तरह तरह का है, और वो सब वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर जो हैं वो एक्चुअली इसलिए आते हैं कि जो कणद ने जो परमाणु बताया, छोटा पार्टिकल बताया, वो आपस में कंबाइन होते हैं और नए नए तरह के कॉम्बिनेशंस बनाते हैं. इन कॉम्बिनेशंस की वजह से हमको वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर मिलती है, ऐसा पखुडा ने बताया. तो अराउंड द सेम एरा ये सब बातें तो इंडिया में हो रही थी. जो ग्रीक फिलासफर्स थे डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस,
इन्होंने सजेस्ट किया कि इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अ स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। वही बात जो कणद ने करी। डेमोक्रिटस कॉल्ड दीज इंडिविजुअल पार्टिकल्स एटम्स। तो एटम्स का नाम जो है वो डेमोक्रिटस ने दिया, मीन्स इंडिविजिबल। ए मतलब नो, टॉम मतलब टू डिवाइड, टू ब्रेक। तो जिसे फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता, जिसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको हम एटम बोलते हैं। सबसे छोटा। ऑल दिस वॉज बेस्ड ऑन फिलोसॉफिकल कंसिडरेशंस एंड नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क टू वैलिडेट दीज आइडियाज कुड बी डन टिल द 18th सेंचुरी। उस समय एक्सपेरिमेंट्स वगैरह इतने होते नहीं थे, या होते भी होंगे तो इतने सिस्टमेटिकली उन्होंने लिखे नहीं, उनको नोट डाउन नहीं किया। तो इस वजह से हमें उनके बारे में जो भी जानकारी है वो एज अ फॉर्म ऑफ फिलॉसफी ही पता है, और हम उनको साइंटिस्ट नहीं कहते, हम उनको फिलोसोफर्स बोलते हैं। क्योंकि उनकी जो भी बातें थी उनको उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया। By the end of the 18th century, scientists recognized the difference between elements and compounds. अब हम इसको बड़े आसानी से बता देते हैं कि एलिमेंट्स एक ही टाइप के एटम से मिलके बना होता है, कंपाउंड्स में दो या दो से ज़्यादा टाइप के एटम्स, एलिमेंट्स के एटम्स लगते हैं। एंड नेचुरली बिकेम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ एंड वाई एलिमेंट्स कंबाइन एंड व्हाट हैपन्स व्हेन दे कंबाइन। तो ये बातें जब पता चल गई तो एंटोइन एल लेवोजियर laid the foundation of chemical science by establishing two important laws of chemical combination. एंटोइन एल लेवोजियर को हम फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं या फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोलते हैं। इन्होंने ही हमको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बेसिकली दो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है और दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन तो जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिया था, और ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की हम बात करने जा रहे हैं, दिस वाज गिवन बाय लेवोजियर। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये हम देखेंगे बेसिकली विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। हाँ, एक वीडियो देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट का कि व्हाट इज द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बोलता क्या है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? It actually says that ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें आप रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाओ, तो रिएक्टेंट्स का मास जो है वो रिएक्शन के बाद बने हुए प्रोडक्ट्स के मास के बराबर ही होगा। ना तो कोई मास ऐड होता है, ना तो कोई मास डिडक्ट होता है, सिंपल। तो उसको कैसे बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कैसे बताया जाता है? दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये कहा एंटोइन एल लेवोजियर ने, मास कैन neither be created nor be destroyed during a chemical reaction। किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान मास चेंज नहीं होता है, ना तो क्रिएट होता है और ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मास ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड मास ऑफ द रिएक्टेंट्स हमेशा बराबर होते हैं। हम एक एक्सपेरिमेंट देखने जा रहे हैं जिसमें बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन रिएक्ट करता है सोडियम सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन के साथ। एक्वस सॉल्यूशन में वर्ड बोल रहा हूँ, मतलब ये दोनों सॉल्ट्स हैं और हमने इनको पानी में डाल दिया है। पानी में डाल दिया तो सॉल्यूशन बन गया। ऐसे सॉल्यूशन को जो पानी के साथ बनाया जाए उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। एक्वा मतलब वाटर।
तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड यानी बेरियम क्लोराइड इनटू वाटर एंड यहाँ पे सोडियम सल्फेट डिजॉल्व इनटू वाटर, इस तरह के दो सॉल्यूशन बनाए। ये दोनों कलरलेस हैं, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशंस बनते हैं, और जब हम इनको आपस में मिक्स करते हैं तो वाइट कलर का बेरियम सल्फेट बनता है। दिस इज सॉलिड, बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट बनता है वहीं पे वाइट कलर का, दिस इज वाइट इन कलर, राइट। और साथ में बनता है सोडियम क्लोराइड। तो लेवोजिए ने कहा कि ये जो रिएक्टेंट्स हैं, इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, रिएक्शन करने वाले हैं। ये रिएक्टेंट्स का अगर हम मास पता करें, मास ऑफ रिएक्टेंट्स, तो दैट वुड बी इक्वल टू द कंबाइंड मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट वो जो किसी केमिकल रिएक्शन में बनता है, तो इन प्रोडक्ट्स का मास जो है, इसको हम अगर मास P बोल दें, ये दोनों बराबर होते हैं। द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। हाँ, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed during a chemical reaction. This is the definition, or this is the statement of the law of conservation of mass. So with the help of an experiment we will try to learn this. ये एक एक्सपेरिमेंट है जो वेरीफाई करेगा द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है वो तो हम समझ ही गए, लेकिन इसके वेरिफिकेशन के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें इक्वेशन वही होगी जो मैंने अभी आपके सामने रखी। बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ में रिएक्ट करवाना है। तो हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होंगे, जैसे मेजरिंग सिलेंडर्स है, दोनों सब्सटेंसेस जो बेरियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, वो दोनों भी हमको चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी रिक्वायर अ कोनिकल फ्लास्क, एक छोटा सा इग्निशन ट्यूब, एक जिसको हम बोलते हैं ना कि टेस्ट ट्यूब तो बड़ी होती है, ये छोटी होती है ना, इसको इग्निशन ट्यूब बोलते हैं, स्मॉल टेस्ट ट्यूब भी बोल सकते हैं। और एक ऐसा वेइंग मशीन जो कि हमें ये बताए, आइडिया इज सिंपल, कि हम पहले जो रिएक्टेंट्स हैं उन रिएक्टेंट्स को टेस्ट ट्यूब में रख लें, एक रिएक्टेंट को रखें टेस्ट ट्यूब में, एक रिएक्टेंट को रखें कोनिकल फ्लास्क में, दोनों को एक साथ विद द हेल्प ऑफ अ कॉक रख दें, इस तरह से कि दोनों आपस में मिक्स ना हो। मतलब बिफोर द केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ दिस वेइंग मशीन द मास ऑफ द टोटल अपरेटस, उसमें कोनिकल फ्लास्क भी आ जाएगा, कॉक भी आ जाएगा, इग्निशन ट्यूब भी आ जाएगी, और उसमें साथ में जो थ्रेड बांधा है, अपने एक धागे से बांधा है उसको, उसका भी मास आ जाएगा। सारा मास मिला करके हम उसको एक ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत हवा ना चल रही हो, वहाँ पे अगर मेज़र करें, उसका मेज़रमेंट हमको मिल जाता है। हाँ, दिस इज़ द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स प्रायर टू द केमिकल रिएक्शन। उनको अभी हमने मिक्स नहीं किया है, और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उनकी रिएक्शन करा देंगे। इस कोनिकल फ्लास्क को टेढ़ा मेढ़ा करेंगे तो जो आपके इग्निशन ट्यूब में भरा हुआ है सब्सटेंस वो गिर जाएगा कोनिकल फ्लास्क में, दोनों मिलेंगे तो रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो प्रोडक्ट्स बन जाएंगे तो अब रिएक्टेंट्स नहीं हैं, अब प्रोडक्ट्स बन गए हैं। न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद इंटायरली न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो नाउ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, अब प्रोडक्ट्स का मास चेक करो, कोनिकल फ्लास्क तो जैसा था वैसा ही है, जो इग्निशन ट्यूब है वो भी वैसी है, थ्रेड भी वैसा है, सब कुछ वैसा ही है। बदल गए हैं तो सब्सटेंसेस जो हमने लिए थे वो अब वो नहीं रहे जो पहले थे, केमिकल रिएक्शन हो गया है, नए सब्सटेंस बन गए, पुराने अब नहीं रहे। तो जो नए सब्सटेंसेस हैं उनका मास अगर हम चेक करेंगे तो वो उतना ही आएगा जितना रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट्स का था। तो लेट अस सी कि हम क्या करते हैं इसमें, ये सब चीज़ें हमारे काम आएंगी। तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट हमने बारी बारी से मेजरिंग सिलेंडर में डाल लिए। अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलीलीटर शुड बी द
वैल्यू, मतलब उसका वॉल्यूम जो है वो 5 ml हो, उसको हमने कोनिकल फ्लास्क में डाल दिया। बेरियम क्लोराइड को भी एक दूसरे इसी तरह से एक दूसरे मेजरिंग सिलेंडर में डाल दिया, 5 ml ही लेना है। दोनों बराबर बराबर लिए और फिर एक छोटी सी दोनों में से किसी एक को, एक जैसे हमने सोडियम सल्फेट को ले लिया है, एक ये इग्निशन ट्यूब है, बहुत छोटी सी टेस्ट ट्यूब है, इसको धागे से बांधकर कोनिकल फ्लास्क में लटका दिया। कॉक लगेगा तो ये बंद हो जाएगा। कोनिकल फ्लास्क जो है उसके अंदर आप ऑलरेडी बेरियम क्लोराइड डाल चुके हो। तो इस तरह से रखा है कि ये बिल्कुल सही से रहे, उसमें वेइंग मशीन पे रखा तो एक वैल्यू आ गई 150.2137 ग्राम एक वैल्यू आ गई। हमें पता चल गया कि ये मास है ऑफ द रिएक्टेंट्स इंक्लूडिंग ऑल द अपरेटस। अपरेटस सेम रहेगा, इसलिए बाद में भी उसका मास तो बदलने वाला नहीं है, जो कोनिकल फ्लास्क का मास है वही रहने वाला है। पूरा अपरेटस इंक्लूडिंग द मास ऑफ द रिएक्टेंट सब अभी इतना आया 150.2137 ग्राम। हाँ, और जब ये हो जाएगा तो फिर हमको रिएक्शन करना है। नाउ वी आर फ्री टू परफॉर्म द केमिकल रिएक्शन। तो उसके लिए क्या करना है कि हमारा जो ये है कोनिकल फ्लास्क, इसको ऐसे ऐसे किया तो इसमें जो रखा हुआ था वो गिर गया इसके अंदर। थोड़ा सा शेक करेंगे, प्रॉपर्ली मिक्स हो जाएगा, दोनों एक्वस सॉल्यूशंस हैं। हाँ, ये मिक्स होंगे और वो वाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट बनाएगा जिसको हम बेरियम सल्फेट BaSO4 बोलते हैं। हाँ, ये बेरियम सल्फेट बन गया। इसको 10 मिनट्स दो आप सेटल डाउन होने के लिए। सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है। एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का बना है। वेट फॉर 10 मिनट्स टू कंप्लीट द रिएक्शन। जो प्रेसिपिटेट है, द प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट जो है वो नीचे सेटल हो जाएगा। तो अब क्या करें, प्रोडक्ट्स बन गए, फिर से वेइंग मशीन पे रखो। हमें पता चलता है कि इट हैज़ द सेम मास। इसका मास जो है वो वही आया जो कि पहले आया था। दिस वेरीफाइज दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो फॉलो करता है हर केमिकल रिएक्शन। आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऐसा करवा करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, हमारे ऑब्जर्वेशंस दो क्या दिख रहे हैं कि मास ऑफ टोटल अपरेटस प्लस मास ऑफ रिएक्टेंट्स M+M1 ग्राम जो टोटल है दैट इज इक्वल टू मास ऑफ टोटल अपरेटस प्लस मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मास प्लस अपरेटस एंड प्रोडक्ट्स का मास प्लस अपरेटस जो है वो एकदम बराबर है। और फिर इससे हमें क्या पता चलता है, हाँ, सिंस M रिमेन्स या मास रिमेन्स कांस्टेंट, M1 और M2 बराबर हैं, हाँ, दैट मीन्स टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। दिस वेरीफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो ये आपको एक्सपेरिमेंट दिमाग में रखना है। किसने किया? एंटोइन एल लेवोजिए। लेवोजिए को हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं। अब एक बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात इसके साथ में क्या हो गई कि एक दूसरे साइंटिस्ट थे जोसेफ एल प्राउस्ट। उन्होंने एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताई। ये बात वाकई बहुत इम्पॉर्टेंट थी जो अभी हमने सीखी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास जो है वो नया कुछ ऐड नहीं होता, नया कुछ बनता नहीं है, ना ही कुछ डिस्ट्रॉय होता है। इसका मतलब अगर हम देखें कि बेरियम क्लोराइड था और सोडियम सल्फेट था तो वो कुछ एटम से मिलकर के बने हुए मॉलिक्यूल्स थे। बेरियम सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर के बेरियम सल्फेट बना था। सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना था। तो इनके एटम्स, यही एटम्स अलग अलग होकर के रीअरेंज होंगे तो प्रोडक्ट्स बनेंगे। ये जो लेवोजिए ने एक्सपेरिमेंट करके बताया, ये हमको एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट द केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शंस में ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स होता है, नया एलिमेंट कोई बनता नहीं है। हाँ, वैसा का वैसा ही रहता है सब कुछ, केवल अरेंजमेंट बदल जाती है। हाँ, ये वैसा ही है कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेकर के और आपने रिएक्शन करवाई और जो प्रोडक्ट बना वो वाटर बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल गए।
इस रिएक्शन में जो हमने अभी देखी उसमें अलग रिएक्टेंट्स थे, अलग सब्सटेंसेस थे। बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड नए सब्सटेंसेस बने हैं। जो बेरियम क्लोराइड था उसका बेरियम सोडियम सल्फेट के सल्फेट आयन के साथ में कंबाइन हो गया, सोडियम आयन क्लोराइड आयन के साथ में कंबाइन हो गया। तो दिस इज रीअरेंजमेंट ऑफ सब्सटेंसेस या रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स और आयंस। हाँ, और इसकी वजह से नया सब्सटेंस बनता है। बेरियम सल्फेट जो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है वो पहले था ही नहीं, अब वो पिक्चर में कहाँ से आ गया? क्योंकि केमिकल रिएक्शन के दौरान रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स या आयंस होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात पता चल गई हमको। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात हमको जो जोसेफ एल प्राउस्ट ने बताई, उन्होंने जो लॉ दिया उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, कुछ लोग इसको डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। बात तो एक ही, कुछ भी बोलो। द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है ये एक्चुअली बड़ा इम्पॉर्टेंट लॉ है। ये क्या कहता है कि किसी भी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल जो है उसको अलग अलग एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स मिलकर के बनाएंगे ऑब्वियसली। जैसे सोडियम क्लोराइड इज़ अ कंपाउंड, तो सोडियम क्लोराइड के जो एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए एक सोडियम एलिमेंट का एटम और एक क्लोरीन एलिमेंट का एटम लगा, इन दोनों ने आपस में मिलकर के सोडियम क्लोराइड बना दिया। वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का एक एटम काम आया और उन्होंने आपस में कंबाइन होकर के H2O वाटर का एक मॉलिक्यूल बना दिया। सल्फ्यूरिक एसिड फॉर एन एग्जांपल H2SO4, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन 3 एलिमेंट्स के रिस्पेक्टिवली 2, 1 एंड 4 एटम्स के आपस में कंबाइन होने से बनता है। प्राउस्ट ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई। उन्होंने कहा कि जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं किसी कंपाउंड के, यानी जिनसे मिलकर के कंपाउंड बनता है, जैसे H2SO4 के कंस्टिट्यूएंट्स हैं हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। हम इनको कंस्टिट्यूएंट्स बोल सकते हैं या कंपोनेंट्स बोल सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के। उन्होंने कहा कि दे ऑलवेज कंबाइन, द कंस्टिट्यूएंट्स ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर मासेस, या हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो बाय देयर मासेस टू form a molecule of a compound. Elements, यहाँ पे हम ये समझें कि वी आर टॉकिंग अबाउट एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। हाँ, तो एलिमेंट्स कंबाइन इन अ fixed ratio by their masses. Elements combine in a fixed ratio by their masses to form a molecule of compounds. अगर हाइड्रोजन एक एलिमेंट का एटम है, ऑक्सीजन एक दूसरे एलिमेंट का एटम है, तो ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वाटर बनाना है तो वो किसी भी रेशियो में कंबाइन हो जाए। दे विल कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय देयर मासेस। हाइड्रोजन का 2U उसका मास है, मास का यूनिट U है, यूनिफाइड मास कहते हैं, आगे बात करेंगे।
और ऑक्सीजन का मास 16U, ऑक्सीजन के एक एटम का मास इतना होता है 16U, और हाइड्रोजन के एक एटम का मास तो 1U होता है, तो 1 + 1 मिला करके 2U हो गए। ये दोनों जब आपस में इस रेशियो में कंबाइन हो गए, यानी रेशियो क्या हो गया 1:8 बाय देयर मासेस। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के रेशियो में कंबाइन हो गए तो वी कैन से दैट वाटर बनेगा। वाटर किसी भी सोर्स से ले लें आप, यू विल ऑलवेज फाइंड दैट अ रेशियो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय देयर मासेस इज ऑलवेज 1:8। वॉल्यूम देखें तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम ऑक्सीजन के कंपैरिजन में डबल है, लेकिन बाय देयर मासेस इट इज 1:8 ऑलवेज। सो जोसेफ एल प्राउस्ट ने ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो दिया, इससे ये बात क्लियर हो गई कि वाई कंपाउंड्स हैव देयर फिक्स्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। जब वो एक फिक्स रेशियो में ही कंबाइन होंगे, जब 2U हाइड्रोजन ही 16U ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होगा, और क्योंकि 2U हाइड्रोजन बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 एटम्स लगते हैं, तो 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ही हमेशा ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होंगे, और वाटर का एक मॉलिक्यूलर फार्मूला फिक्स्ड रहेगा H2O। इसके अलावा और कोई फार्मूला वाटर का पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हमें ये पता चल जाता है इस लॉ से कि व्हाट इज the significance of combining of atoms of various elements in a fixed ratio by their masses to form one molecule of a compound। किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स फिक्स रेशियो बाय देयर मासेस में कंबाइन होते हैं, और इस वजह से हमेशा कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ फिक्स फॉर्मूला लाइक दिस। आप देखें ऑल द एसिड्स, ऑल द बेसिस, ऑल द सॉल्ट, सबका जो फॉर्म, सब कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स के एग्जांपल्स हैं, तो आप देखें कि उन सबका फॉर्मूला होगा फिक्स्ड। इट इज़ नॉट अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वाटर। सोडियम क्लोराइड इज़ नॉट अ मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम एंड क्लोरीन एटम्स या आयंस एक दूसरे के साथ में कंबाइन हुए हैं, बाकायदा कंबाइन होकर के एक केमिकल बॉन्ड बनाया उन्होंने, और अब एक डिफरेंट प्रॉपर्टी वाला एक सब्सटेंस हमें मिला है जिसे हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। हाँ, तो वो फॉर्मेशन में हमेशा देयर इज़ अ फिक्स रेशियो, यानी सोडियम 23 टू क्लोरीन 35.5 के रेशियो में ही आपस में कंबाइन होंगे। ये बात आ गई समझ में, दोनों बातें। तो इन दोनों बातों को अभी तक बेसिकली बातें जो इनसे प्राउस्ट और लेवोजिए से पहले जो बातें चल रही थी, जैसा कि हमने देखा, वो सब फिलोसॉफिकल थी। अब इन लोगों ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके अपनी बातों को क्लैरिफाई करना शुरू किया, हमें बातें पता चलने लग गई। तो एक साइंटिस्ट थे, हाँ, जिनका नाम था जॉन डाल्टन। हाँ, इट वाज 18th सेंचुरी के बाद वाले फेज़ में उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। बेसिकली ही वाज फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली। एट वेरी स्मॉल एज ही बिकेम अ टीचर। हाँ, अभी आजकल तो ये पॉसिबल नहीं है, वो केवल 12 ईयर्स की एज में टीचर बन गए थे। हाँ, और फिर 19 ईयर्स की एज में वो एक स्कूल में प्रिंसिपल बन गए थे। तो उन्होंने बेसिकली बाद में वो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में चले गए, मैनचेस्टर चले गए, वहाँ जा कर के उन्होंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों पढ़ाना शुरू कर दिया एक साथ, और पूरी अपनी ज़िंदगी वो यही काम करते रहे, वहाँ पर रिसर्च करते रहे और टीचिंग करते रहे। तो वहाँ टीचिंग करते करते उन्होंने इन द ईयर 1808, किसकी बात कर रहे हैं हम, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन, इन्होंने इन द ईयर 1808 डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दिया। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, आज भी हम इसको इसी नाम से जानते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज अ माइलस्टोन in understanding the nature of matter with the help of atoms and molecules। जो
लॉज हमने अभी पढ़े जिनको हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। देयर आर टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कि लवोजिए ने बताया था, और दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो प्राउस्ट ने बताया था। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इन दोनों को वेरीफाई कर देती है। तो जॉन डाल्टन ने सबसे पहली बात ये कही कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। इन्होंने जो ग्रीक्स ने वर्ड यूज़ किया था, डेमोक्रिटस ने जो बात की थी, इन्होंने वही वर्ड उठा लिया एटम। बट डाल्टन वॉज नॉट द फर्स्ट पर्सन टू यूज़ द वर्ड एटम ना। ये गलत फहमी रहती है कुछ लोगों को कि एटम वर्ड ही डाल्टन ने दिया, ऐसा नहीं। वो तो ग्रीक फिलोसोफर थे डेमोक्रिटस, उन्होंने बता दिया था पहले, इन्होंने उसी को यूज़ कर लिया। और इनफैक्ट इन्होंने जो डिविजिबिलिटी थ्योरी थी कि मैटर को डिवाइड करते जाएंगे, तो जो कि इंडिया में कणद ने भी बताया और इधर डेमोक्रिटस ने भी बताया कि डिवाइड ही करते चले जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एक पर्टिकुलर साइज से छोटा पार्टिकल और हम फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। वही आइडिया इन्होंने लिया। तो इन्होंने कहा कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम विच पार्टिसिपेट in chemical reactions। हाँ, ये उन्होंने बताया सबसे पहले कि मैटर जो है वो बहुत छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। इनको हम एटम्स बोलते हैं और केमिकल रिएक्शंस में यही पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि एटम्स cannot be created and destroyed। वही बात जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की थी कि एटम्स ऑफ एलिमेंट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता कि कोई एकदम से बन जाए, जो पहले हो ही ना। एटम की बात हो रही है कि एटम बनता नहीं कभी भी, एटम तो पहले से ही होता है, उनका बस रीअरेंजमेंट होता है। तो कंपाउंड्स या एलिमेंट, नए एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, एटम नहीं बनता है ना। एलिमेंट का भी मॉलिक्यूल बन सकता है, कंपाउंड का भी मॉलिक्यूल बन सकता है, लेकिन जो एटम है वो पहले से ही था और वो बाद में भी रहेगा। उसकी अरेंजमेंट कि वो किसके साथ एसोसिएटेड है वो बदल सकती है, जैसा हमने एक एक्सपेरिमेंट में अभी थोड़ी देर पहले देखा भी था। ठीक है, तो ये जो है सेकंड पोस्टुलेट, इनको ये जो हम लिख रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? पोस्टुलेट्स। हाँ, दीज आर पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देयर आर 6 पोस्टुलेट्स, हमने अभी तक 2 लिखे हैं। तो जो सेकंड पोस्टुलेट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, ये हमको बताता है, ये वेरीफाई करता है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है उसमें भी यही बात कही थी, यहाँ पे भी यही बात है। ठीक है, फिर तीसरी बात जो डाल्टन ने बताई, इट वाज कि atoms of a given element या atoms of an element are identical in mass and chemical properties। एक बात याद रखना आप, जो पोस्टुलेट्स हम यहाँ लिख रहे हैं उन सब में बाद में कोई ना कोई कमी निकल गई, यानी डाल्टन ने जो बातें बताई थी वो पूरी तरह से ठीक नहीं थी,
उनमें कुछ कमियां निकल गई, लेकिन उनको इतनी इम्पोर्टेंस इसलिए देते हैं क्योंकि वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को उनकी थ्योरी सपोर्ट करती थी, वेरीफाई करती थी। तो एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। प्राइमरीली हमको लगता है कि हाँ ये बात ठीक है, लेकिन बाद में जब लेटर ज़्यादा पढ़ेंगे तो हम इसमें क्या कमियां रह गई वो दोबारा देखेंगे। देन वी विल रीविजिट दिस थ्योरी। हम जब एक बार पूरा ठीक से पढ़ लेंगे, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, आइसोटोप आइसोबार वगैरह आपको समझ में आ जाएगा, तब हम वापस यहाँ आएंगे और फिर देखेंगे कि इनमें गलतियाँ क्या थी। अभी तो आप इसको एज इट इज़ देख लो, सीख लो। तो एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, यानी कि अगर समझो एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें हाइड्रोजन भरी हुई है, तो उसमें सारे एटम्स अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन सारे एटम्स जो होंगे वो हाइड्रोजन के होंगे, सबका मास भी सेम होगा और सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी। और फोर्थ पोस्टुलेट कहता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर और हैव डिफरेंट mass and chemical properties। ऑब्वियस है कि अगर एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है तो दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगे, दोनों के मासेस भी अलग अलग होंगे, है ना, अलग अलग एलिमेंट्स के सब्सटेंस है। हालांकि बाद में हमको ऐसी चीज़ें पता चली कि दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उनके मासेस सेम निकल गए हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो अलग अलग होती हैं, सिमिलर हो सकती हैं, लेकिन आप ये याद रखें कि ये 1808 में 1808 में ये बात बोल रहे हैं। उस समय तक कुछ नहीं पता था इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में। ये सब लेट 18 मतलब 19th सेंचुरी जब ख़त्म हो रही थी तब पता चला। ये 19th सेंचुरी के शुरुआत की बात है। हाँ, और इनफैक्ट न्यूट्रॉन्स के बारे में तो बहुत बात पता चला, है ना, 20th सेंचुरी में पता चला। तो ये अपने हिसाब से उस समय जो नॉलेज थी उसके हिसाब से ये अपनी बातें कह रहे थे। देन वेरी इंपॉर्टेंटली एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स combine in small whole numbers to form the molecules of compounds। वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉल होल नंबर, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर के अगर वाटर बना रहे हैं तो वो होल नंबर्स में कंबाइन हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई आधा एटम आ जाएगा निकल के, देयर इज नो हाफ एटम। एटम तो यूनिट ही होता है, एक ही होता है, एक होगा दो, स्मॉल होल नंबर्स में कंबाइन होंगे। 1 2 3 आर द स्मॉल होल नंबर्स, इसमें वो कंबाइन होते हैं। एंड द लास्ट पोस्टुलेट नंबर 6 क्या कहता है कि एटम्स ऑफ अ कंपाउंड आर ऑलवेज मतलब when they combine in the same number and kind मतलब टाइप, कि किसी कंपाउंड को बनाने के लिए जो एटम्स कंबाइन होने के लिए आते हैं उनका नंबर हमेशा सेम रहता है। जैसे वाटर बनाने के लिए सेम काइंड ऑफ एटम्स आएंगे, द काइंड एंड द रिलेटिव नंबर्स। मैं इसका थोड़ा सा लैंग्वेज बदल देता हूँ।
द काइंड यानी टाइप एंड रिलेटिव numbers of the elements of the atoms combine to form a molecule is always the same. मतलब द काइंड एंड रिलेटिव नंबर, वाटर बनाने के लिए काइंड ऑफ एटम्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही होंगे और रिलेटिव नंबर भी इसका 2 होगा, इसका 1 होगा। हाँ, यही बात कहता था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जोसेफ प्राउस्ट का। हाँ, पोस्टुलेट नंबर 6 verifies or supports the law of constant proportion. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट नंबर 2 इट वेरीफाइज, ये आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बात हमसे पूछी जाती है। दिस वेरीफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास ये बताता है। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पोस्टुलेट नंबर 6 बताता है। दैट इज वाई डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज स्टिल लर्न्ड। हम अभी भी इसके बारे में पढ़ते हैं क्योंकि ये अभी भी जो हम बातें, जो मॉडर्न केमिस्ट्री है उसमें उसके जो फंडामेंटल्स हैं वो हमको इसमें मिल जाते हैं। हाँ, हमको आज का साइंस किस तरह से डेवलप हुआ वो समझने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री का सपोर्ट लेना पड़ता है। ये समझना पड़ता है कि उस समय के जो फिलोसोफर्स थे या उस समय के जो साइंटिस्ट थे वो एक्चुअली किस तरह से सोचा करते थे। ठीक है, तो हमने 3 साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन आज देखा जिनमें हमने नाम लिया लेवोजिए का, जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं, जिन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताया, जोसेफ एल प्राउस्ट का जिन्होंने हमको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताया, और तीसरे हैं जॉन डाल्टन जिन्होंने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बताई। ये हमारा हिस्ट्री का पार्ट है जो साइंटिस्ट से रिलेटेड है। फिलोसोफर्स, हमारे इंडियन फिलोसोफर्स में हमने कणद का नाम दिया जिन्होंने परमाणु यानी सबसे छोटे पार्टिकल्स का डिविजिबिलिटी थ्योरी के हिसाब से आइडिया दिया। फिर एक पखुड़ा कात्यायमा भी थे जिन्होंने मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, ये छोटे पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल बना देते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया। और जो ग्रीक सेम कंटेम्परेरी जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे उनमें हमने डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस के नाम लिए। डेमोक्रिटस ने ही थ्योरी ऑफ डिविजिबिलिटी बताई थी और उन्होंने ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने एटम नाम सजेस्ट किया था। एटम का मतलब इंडिविजिबल। ठीक है, तो आज हमने बहुत इम्पॉर्टेंट बात पढ़ी हिस्ट्री से रिलेटेड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में बारी बारी से पढ़ना कल से शुरू करेंगे। आप अपनी बुक में देख लें कि ये चैप्टर किस तरह से लिखा गया। ये सारी बातें आप बहुत ध्यान से बारीकी से वर्ड बाय वर्ड पढ़ लें, है ना, क्योंकि आप इसे ये हमारी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी लिखी हुई है। और फिर देखें कि ये क्वेश्चंस क्या है। कल हम इन क्वेश्चंस से अपनी बात शुरू करेंगे। आप जब ये पूरा पढ़ चुकोगे तो उसके बाद हम इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन से अपनी बात शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।